हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हम लोगों के अपने नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों के पुराने ब्लॉग देखे होंगे। जैसे भी हैं आप लोगों ने रिव्यू दिए, बताया कैसे रहे, तो हम लोग निकल पड़े अपने एक नए ब्लॉग की तौर, जिसमें कि आप लोगों ने स्क्रीन में अब तक ब्लिंक करते हुए टाइटल को देख के जान ही लिया होगा कि ये ब्लॉग हम लोग कहाँ पर बनाने वाले हैं और हम लोग कहाँ से कहाँ के लिए निकल पड़े हैं। सॉरी आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ का ब्लॉग बनाने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं? बरेली से। हम लोगों की ये ट्रिप शुरू होती है बरेली से नैनीताल के लिए, जो कि ज़्यादा बड़ी ट्रिप नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे की ट्रिप थी, जिसमें हम लोग बरेली से नैनीताल तक गए भी और वापस बरेली आ भी गए, वो भी 12 घंटे के अंदर। सनराइज़ व्यू में हमने नैनीताल के लगभग जितने भी मेन जगह थी, जितने भी पॉइंट थे, सारे को विजिट किया था। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे किस तरीके से करते हैं। बरेली से नैनीताल की डिस्टेंस थी 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, जिसको पहुंचने के लिए लगभग समय लगता है 3.5 से 4 घंटे। 3.5 घंटे जाने के, 3.5 घंटे आने के, टोटल हो जाता है 7 घंटे अपने आने जाने के और 5 घंटे वहाँ घूमने की। ये हमारी ट्रिप लगभग शुरू हुई थी सुबह 7:30 के आसपास। अब देख रहे हैं टाइम 7:47 हो चुका है। स्पीड हम लोगों की 100+ ही चल रही थी। हाईवे बिल्कुल खाली था, रोड इतनी मस्त बनी हुई थी कि स्पीड से भगाने में कोई टेंशन नहीं थी। आराम से एकदम, सुबह का वक्त था तो एकदम स्पीड 100+ लिए हुए हम लोग बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लाल कुआं के बाद रोड ख़राब हो जाएगी तो वहाँ से थोड़ी स्पीड हम लोगों की कम करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर ऐसा ही हाईवे नैनीताल तक होता तो शायद ये ट्रिप हम लोग 2 घंटे में ही पहुंच जाते नैनीताल के अंदर। लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा बना है रोड आगे का। हम लोगों का सफ़र बरेली से शुरू हुआ, जो कि भोजीपुरा, बहरी, किच्छ, उसके बाद लाल कुआं, हल्द्वानी होते हुए, भीमताल से होते हुए सीधा नैनीताल तक जाएगा। लाल कुआं तक रास्ता एकदम फर्स्ट क्लास है, उसके बाद रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन लास्ट स्टॉपेज है काठगोदाम के बाद आपको बस या टैक्सी करनी पड़ेगी नैनीताल जाने के लिए, क्योंकि नैनीताल एक हिल के ऊपर स्थित है। वही लगभग 32 किलोमीटर की घूम के चढ़ाई है। इस ट्रिप पे हम 3 लोग जा रहे थे। मेरे 2 फ्रेंड जो आप लोगों ने देखे पीछे बैठे हुए थे, हेलो कर रहे थे आप लोगों से, और मैं आगे की सीट में बैठ के ब्लॉग बना रहा, ये देखिए। और हम लोग बढ़ चले थे अपने सफ़र में। सबसे पहले निकलते ही हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ से नैनीताल कितना पड़ा था, तो 102 किलोमीटर की दूरी बची थी अभी नैनीताल की। मतलब हम लोग 43 किलोमीटर आ चुके थे अभी तक। हम लोगों ने यहाँ आगे पेट्रोल पंप से गाड़ी फुल कराई और फिर आगे की तरफ बढ़ लिए। अभी सुबह का टाइम था, 8 सवा 8 बज रहा था। हम लोग नए सफ़र की तरफ निकलते जा रहे थे। ये देखिए 8:04 हो चुका है। अभी भी स्पीड हमारी 110 के ऊपर ही चल रही थी। इतना मस्त सुहाना सफ़र था, मौसम भी मस्त था, प्रॉपर धूप खिली हुई थी। मस्त मौसम में हम सभी लोग मस्ती करते हुए अपने सफ़र पे आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो हमें ओवरटेक कर सके। हम लोग हर गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे हमारे डेस्टिनेशन की दूरी घटती जा रही थी। ये देखिए, ये मिल गया। ये देखिए बागेश्वर धाम भी इसी रास्ते में पड़ता है, जो कि आज के समय में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, वायरल भी है। हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग वो भी आए हों, तो इसी रास्ते में आगे पड़ता है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, हम लोग नैनीताल तक ही जा रहे हैं। इस सुहाने से मौसम का आनंद उठाते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए मौसम भी बढ़िया था, नवंबर का महीना था, ना ही ठंडी ना ही गर्मी, एकदम मस्त मौसम। आप उस समय बस एक पतली स्वेटर पहन के जाना पड़ता था, तो उतने में ही काम हो जाएगा। बाकी धूप निकलने के बाद वो भी उतार दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ठंडक थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ये देखिए अब हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। रास्ता हल्का सा ख़राब होना शुरू हो गया है, डाइवर्जन भी देख लिया आप लोगों ने, कार प्रगति पे चल रहा था।
आगे देखिए पहाड़ियाँ दिखने लगी यहाँ से हम लोगों को, नैनीताल की। इन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ी है जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है नैनीताल का। अब हम लोग लाल कुआं पहुँचने ही वाले थे, काफ़ी दूर निकल आ चुके थे। हम लोग लाल कुआं पहुँच चुके हैं। लाल कुआं पूरा रोड पे ही बसा हुआ सिटी है। रेलवे स्टेशन भी इसी मेन हाईवे के किनारे मिलता है। आगे हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये वीडियो 2 फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली में एक फ़ोन की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो रही थी और उसमें स्पेस की भी थोड़ी सी कमी थी, स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोगों ने रास्ते के व्यू सोचे दूसरे मोबाइल से बना लेते हैं। बाकी इस मोबाइल से भी बनाते रहे थे, बाकी वहाँ पहुँच के फ़ोटो भी खींचनी थी, वीडियो बनाने थे, इसलिए थोड़ा एनर्जी सेव करके चल रहे थे। बाकी पावर बैंक भी रख रखा था हम लोगों ने एक। तो आप लोगों को भी ये एहसास हुआ होगा कि अचानक से वीडियो की क्वालिटी बदल गई है, दूसरा आ गया है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर लग रहा था, इसमें थोड़ा सा कम है। तो हम लोग लाल कुआं के ओवरब्रिज पे चढ़ चुके हैं। तो यहाँ से लगभग हम लोगों ने अपना आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 32 किलोमीटर की तो सिर्फ चढ़ाई है। मुश्किल से वो 4-5 किलोमीटर होगा, लेकिन 32 किलोमीटर करके ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है, इसलिए वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप बाइक राइडिंग करके आ रहे हो तो बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आएगा। वहाँ पे 32 किलोमीटर है, मतलब समझ सकते हो आप घूम के पहाड़ों के ऊपर बाइक चलाने में कितना आनंद आता है। तो एक बहुत ही एडवेंचर ट्रिप हो जाएगी अगर आप बुलेट या अच्छी सी बाइक लेकर कोई आ रहे हैं इस ट्रिप पे। बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग। इस ब्लॉग में हम आप लोगों को नैनीताल पहुँचेंगे, वहाँ के लोकल से दिखाएंगे कैसा है। रास्ते में देखो बड़ा सा हम लोगों को मंदिर मिला था, जिसको हम लोग विजिट नहीं किए थे, लेकिन रास्ते से ही कैमरे में कैद करते हुए निकल लिए थे, क्योंकि हमें पहुंचना था नैनीताल, वो भी एक लिमिटेड पीरियड टाइम के अंदर हमें जाना भी था और आना भी था। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सुन रखा था कि काठगोदाम के बाद रास्ता, काठगोदाम नहीं सॉरी लाल कुआं के बाद रास्ता ख़राब हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आधा रास्ता ख़राब हो चुका है, आधा ही थोड़ा ठीक ठाक है। तो स्पीड यहाँ पे काफ़ी स्लो हो गई थी हम लोगों की, और हम लोग बढ़ते जा रहे थे अपने सफ़र पे आगे की तरफ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस ब्लॉग में हम लोग नैनीताल तक पहुँचेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद नैना देवी के दर्शन करेंगे और नैना देवी से हिस्ट्री बताएंगे, आपको कहानी बताएंगे कि नैना देवी की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे यहाँ पे नैना देवी का मंदिर बना था। वहाँ पे स्थित नैनी लेक के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद सुबह इतना जल्दी चल दिए थे तो नाश्ता भी नहीं किए थे। हम लोगों ने सोचा था कि अब रास्ते में रुक के नाश्ता करेंगे, तो हम लोगों का टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा था वहीं पहुँच के नैनीताल में ही नाश्ता करेंगे। तो वहाँ के जो फूड है काफ़ी महंगा पड़ता है। बाकी वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाके आपको वहाँ का मेन्यू कार्ड और उसका प्राइस भी दिखाएंगे कितना वो रहता है, लेकिन क्या क्या मिलता है। बाकी रील्स में वायरल होने के बाद वहाँ पे मैगी पॉइंट ढेर सारे बन गए हैं। आपको जगह जगह पे मैगी पॉइंट देखने को मिलेंगे। पहाड़ों में जाके मैगी खाने का अपना अलग ही मज़ा है। इस अंदाज में जाके मैगी भी खा सकते हैं। बाकी हम लोगों ने मैगी तो नहीं खाई थी, कुछ और ही खाया था। तो आप भी हम लोगों के साथ बने हैं, तो आप खुद ही देख लेंगे लास्ट में कि हम लोगों ने नाश्ते में क्या खाते हैं। बाकी इस ट्रिप में आप लोगों को इतना ही बताएंगे। बाकी एक और पार्ट बनाएंगे इसका, जिसमें आप लोगों को वहाँ के व्यू पॉइंट और बाकी जगह पे नैनी लेक में बोटिंग करने की सब चीज़ें बताएंगे। इसमें हम आपको वहाँ रुकने का, जाने का, ये सब चीज़ें बताते हैं नैनीताल कैसा है। आइए 2-4 लाइनें आपको सुनाते हैं नैनीताल से लेके। नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, और ऐसा सुकून शायद ही आपको और कहीं मिल सके। वहाँ एडवेंचर के साथ साथ शांति है, खूबसूरत शाम के साथ साथ एक नई सुबह के आने का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चारों ओर घिरे घने जंगलों के बीच में पहाड़ियों और सरसर बहती हवा पर हर किसी के मन को मोह लेती है। बस यही जी चाहता है कि वहीं पे बस जाएं। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा जब हम लोगों के चेहरे पे लगती है तो मानो ऐसा लगता है कि हवा हमसे बातें कर रही हो, वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। प्यारी सी वह हवा मानो बोल रही हो कि सब तनाव दुख को ख़त्म करो और एक नई ज़िंदगी जियो, जो कि तुम्हारा हक है।
अगर आपको भी कुछ ऐसी ही चाहत है तो बस अपने काम से थोड़ा सा वक्त निकाल के खुद को बेस्ट टाइम देकर इस खुशनुमा जगह का आनंद लेने के लिए आप आ सकते हैं नैनीताल। इन चंद पंक्तियों के साथ हम लोग वापस आते हैं अपनी ट्रिप पे। और ये देखिए, पहाड़ों से निकलने के बाद गौला नदी यहाँ नीचे। तो इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं गौला ब्रिज पे, जो कि नैनीताल के बिल्कुल ही करीब है, लेकिन बस यहाँ से भी पहाड़ी चढ़ाई बाकी है। हम लोग इस समय गौला ब्रिज को पार कर रहे हैं और ये गौला नदी को आप देख रहे होंगे। आप जब जाएंगे तो देखेंगे ये नदी ज़्यादा भारी नहीं रहती, लेकिन बरसात के दिनों में इसका पानी इतना हो जाता है, जितना आप सूखा सूखा देख रहे हैं ना, ये सारा पानी में डूबा रहता है। बरसात के दिनों में इसका पानी बहुत ऊपर तक रहता है। कैब वाले भैया के साथ जिनके साथ जा रहे थे वो बता रहे थे एक बार पानी इतना था कि ओवर ब्रिज के ऊपर तक पानी लहरा रहा था। इस ब्रिज को पार करने का मतलब हम लोग हल्द्वानी पार कर चुके हैं, काफ़ी पीछे छूट गए और अब हम लोग काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। काठगोदाम, जी हाँ, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ यहाँ से आप लोगों को नैनीताल के लिए उतरना पड़ेगा और कोई ना कोई कैब, टैक्सी या बस वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि काठगोदाम के बाद से पहाड़ी शुरू हो जाती है। तो अब हम लोग काठगोदाम की तरफ पहुंच ही चुके थे। बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे काठगोदाम था। काठगोदाम के बाद हम लोग रानी बाग होते हुए पहाड़ी की चढ़ाई को शुरू कर देंगे। यहाँ की चढ़ाई में इतने मोड़ हैं, थोड़ी दूर पे जाओगे मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, तो इतने मोड़ हैं कि मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान है अगर वो खा पी के चल रहा है तो उसको उल्टी हो जाना, उल्टी पल्टी होना एकदम नॉर्मल बात है। तो लगभग जिसको ये प्रॉब्लम रहती है वो या तो पॉलीथीन लेके चलता है या गाड़ी रोक के उल्टी कर लेता है। बाकी हम लोग कुछ खा पी के नहीं चले थे, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा था। तीनों लोगों में से किसी को भी उल्टी पल्टी नहीं हुई थी, बिल्कुल आराम से गए थे और आराम से आ भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो हम लोग चढ़ाई को शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली में काठगोदाम अब पीछे छूट चुका है, वहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए थे थोड़ा सा, क्योंकि हमने सोचा वीडियो वैसे इतना लॉन्ग होता जा रहा था, कितना लॉन्ग कर सकते थे इस वीडियो को, तो ज़्यादा शूट करना भी वो नहीं था। ये देखिए मौसम कितना मस्ताना था, एकदम मस्त मोड़ थे और हम लोग स्पीड से बढ़ते जा रहे थे। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग टाइम से पहले ही वहाँ पहुँचने वाले हैं, 3 घंटे भी नहीं लगने वाले हैं। और हम लोग सफ़र पे आगे बढ़ते आ रहे थे। बगल में देखिए थोड़ा पहाड़ हम लोग चढ़ चुके हैं, थोड़ी सी ऊंचाई हम लोगों ने गेन कर ली है। एक तरफ ऊंचा पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। ये बोर्ड आपने देखा, अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल बच्चे हैं आगे सामने। और ये जो बस देख रहे हैं ना, ये यहाँ की लोकल बसें हैं जो यहाँ चलती रहती है, काठगोदाम से लेके नैनीताल तक लेके जाती हैं ये। तो अब बाई ट्रेन भी जाते हैं तो आपको खास दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, आप जा सकते हैं। नैनीताल तक पहुंचने की हम लोगों की रास्ते की वीडियो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही थी, फिर भी हम लोगों ने सोचा रिकॉर्ड किया है तो डाल ही देते हैं, अपनी मेमोरी के लिए बनी रहेगी। बाकी आप लोग कट कर करके पता है हमें देख ही लोगे जितना देखना है। बाकी ये नैनीताल का सफ़र हम लोगों का बहुत ही यादगार सफ़र था। कार में हम लोग सिर्फ 3 लोग ही थे और एक कैब वाले भैया थे, मतलब 4 लोगों की थे सिर्फ। कार में 5 लोग रह सकते थे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती, एक लोग को विंडो पे ना मिल पाती, हो सकता है उससे उल्टी पल्टी होती, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती थी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 3 लोग ही चलेंगे, आराम से मस्त सफ़र को एंजॉय करते हुए बढ़ते जा रहे थे अपने सफ़र की ओर आगे आगे। ये देखिए एकदम हरे भरे, पूरे इस ट्रिप में आपने स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि मतलब दोनों तरफ खूब पेड़ पौधे देखने को मिले, एकदम हरियाली छाई हुई थी, मस्त मौसम था। सही मौसम रहता है, गर्मी ठंडी के बीच में जाओ, ना गर्मी ना ठंडी, एकदम मस्त मौसम, मस्त सुहाना मौसम, अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में भी। और वैसे भी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं ऐसे में। हाँ, ठंडी में जाओगे तो कंबल वगैरह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों की ठंडियाँ कुछ ज़्यादा ही ठंडी रहती हैं। गर्मी में तो थोड़ा चिल ही रहता है पहाड़ों में।
देखिए हम लोग सभी गाड़ियों को बैक करते हुए, पीछे छोड़ते हुए, स्पीड में बढ़ते हुए निकलते जा रहे थे अपने रास्ते में आगे से आगे की ओर। नैनीताल वैसे बरेली से भी नज़दीक ही था, 150 किलोमीटर। बाकी अगर आप सेंटर सिटी दिल्ली में भी रहते हैं तो भी आप वीकेंड में आसानी से यहाँ जाने का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप वीकेंड में आप आसानी से यहाँ आइए और हल्की ठंड, पहाड़ों के बीच से निकलते हुए सूरज और ये पहाड़ों की सुंदर वादियाँ आपको अलग ही सुकून देगी। जो यहाँ पे मौजूद हर चीज़ एक परिवार की तरह लगेगी, जो कि आपको हर परेशानी से छूमंतर कर देगी, एक नई उमंग और नए जोश से भर देगी। अगर आप अपनी डेली लाइफ और ज़िंदगी से थक चुके हैं तो एक बार घूमने ये सुकून और ज़िंदगी भरी इस लाइफ को आनंदित कीजिए अपने लाइफ में। ये देखिए यहाँ पे ये नदी मिली, ये 2 भागों में डिवाइड थी। अभी जैसा कि बताया था कि इस टाइम पे पानी उतना ज़्यादा नहीं रहता, बरसात के मौसम में तो पानी कोई भी नदी हो बिल्कुल जलमग्न नहीं दिखती है। यहाँ से भीमताल से 20 किलोमीटर था। आगे रास्ते में ये रास्ता कट हो जाता है, एक रास्ता भीमताल की ओर चला जाता है तथा एक रास्ता नैनीताल की तरफ चला जाता है। तो अगर आप ट्रिप के लिए आएँ तो एक बार में एक ही कवर कर पाएंगे, या तो भीमताल या तो नैनीताल। अगर आप भी पूरे वीक की या 2 वीक की छुट्टी लेके आराम से यहाँ बिताने के लिए आएँ तो फिर आप दोनों जगह जा सकते हैं आराम से। नैनीताल घूम के आइए, फिर भीमताल जाइए, 7 ताल भी है, वहाँ भी जा सकते हैं आराम से। साइड में तो क्या कर सकते हैं, हर जगह का लगभग यही है। एक प्यारी सी झील रहेगी, बोटिंग रहेगी, बस फैसिलिटी हर जगह अलग अलग है। कहीं पे आपको पैरा जंपिंग करने की भी व्यवस्था है, तो कहीं पे नॉर्मल लेक जा सकते हैं, व्यू पॉइंट देख सकते हैं, खच्चरों में घोड़ों में घूम सकते हैं। बाकी ये देखिए अब हम लोग पहाड़ी में चढ़ते हुए काफ़ी ऊंचाई गेन कर चुके थे। एक तरफ खाई थी तो एक तरफ ऊंचा सा पहाड़, नीचे अगर झाँक के देखोगे तो एक नदी भी जा रही थी पतली सी। मतलब एक अलग ही नज़ारा लग रहा था। रोड भी ये 2 साइडेड ही थी, मतलब एट ए टाइम 2 गाड़ियाँ ही चल सकती थी, एक जाने के लिए एक आने के लिए। रास्ता सुबह सुबह इतना जल्दी का टाइम था तो रास्ता भी बिल्कुल खाली था, वीकेंड था। बाकी ये ऑफ सीज़न रहता है, सीज़न यहाँ पे वैसे ठंडी के टाइम पे रहता है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, सर्दियों में, गर्मियों में। बाकी ये ऑफ सीज़न माना जाता है यहाँ के लिए, तभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। बाकी यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने यहाँ को काफ़ी अच्छा डेकोरम बना दिया है विजिट के लिए। ये देखिए हम लोग माँ शीतला देवी का मंदिर पीछे छोड़ा है, आपने वीडियो में नोटिस किया होगा। तो हम लोगों की ट्रिप नैनीताल थी तो सिर्फ नैनीताल ही जा रहे थे, बीच में रुकना नहीं चाहते थे। और आगे जाके हम लोग इस जाम में फंस चुके हैं। देखो मेरे दोनों दोस्त कैसे बोर हो चुके हैं, थोड़े थोड़े नींद में भी हो चुके हैं हेलो हाय करते हुए। ये देखिए हम लोग फंस गए थे वहाँ जाम में जाके। बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था पता नहीं अब कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में। नैनीताल अभी 32 किलोमीटर दिखा रहा था, भीमताल 17 बचा, मतलब 5 किलोमीटर आ चुके थे हम आगे वहाँ से। नैनीताल की इस चढ़ाई में यह जाम हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें दे रहा था। अगर हम लोग बाइक से होते तो बगल से निकाल के जैसे तैसे जल्दी से निकल जाते, लेकिन कार थी तो निकाल नहीं सकते थे। इस लंबे जाम के बीच फंसे हुए थे। अभी भी नैनीताल हमसे 32 किलोमीटर की दूरी पे था, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि टाइम से पहले पहुंचेंगे। अब देख के लग नहीं रहा था कि टाइम से पहले पहुंच पाएंगे, अब तो लग रहा था टाइम से ऊपर ही हो जाएगा। जैसा हमने सोचा था उससे उल्टा ही हो सकता है। चलिए देखते हैं जाम से आगे आगे कितनी देर में जाम से छुटकारा मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हो सकता है जाम की बोरियत आपको भी परेशान कर रही हो। ये देखिए असली जाम का रीज़न क्या था। ये गाड़ी थी जो कि यहाँ आके पलट गई थी। एक्चुअली में एक गाड़ी थी जिसे ये उठाने के लिए आई थी, निकालने के लिए, और खुद ही आगे पलट गई थी, जिसके कारण ये जाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। पहले हमें पता नहीं लग पा रहा था कि जाम किस लिए है, लेकिन बाद में जब पता लगा तो पता लगा कि एक गाड़ी यहाँ पलटी थी, उसको उठाने के लिए ये गाड़ी आई थी, उसने उसको तो उठा दिया लेकिन खुद ही पलट गई, जिसके कारण एक बड़ा सा जाम लगा हुआ था। इसको क्रॉस करते ही यहाँ से रास्ता 2 भागों में डिवाइड हुआ। उधर वाला रास्ता राइट साइड का जो था वो सीधा भीमताल के लिए जाता था,
और जो ये सीधा रास्ता है ये हम लोगों को नैनीताल के लिए जाता है। अब देखिए हम लोग जाने के रास्ते में क्लियर है, लेकिन इधर आने के लिए रास्ते में जाम लगा हुआ था, क्योंकि आधा रास्ता जाम हो गया था। तो एट ए टाइम या तो एक गाड़ी जा सकती थी, आ सकती थी, थोड़ी देर जाने के लिए खुलता था, थोड़ी देर आने के लिए खुलता था जाम। इसलिए इस टाइम हम लोग थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जाम से निकल चुके थे क्रेन लेके आ रहे हैं, वो क्रेन से भी नहीं उठेगी जो क्रेन लेके आएगा। और बढ़ चले थे अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से। वो टो करके ले जाएंगे उसे। जैसा कि हमारे दोस्तों की डिस्कशन को आप लोगों ने सुना होगा बैकग्राउंड में, बोल रहा है कि ये क्रेन तो उठेगी भी नहीं, जो क्रेन आएगी उठाने के लिए। ये हमारे कैब वाले भैया बोले कि वो उसको टो करके ले जाएंगे। तो ऐसे ही डिस्कशन करते हुए हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था। तो आइए और कुछ जानते हैं यहाँ नैनीताल के बारे में। नैनीताल में यहाँ एडवेंचर है, एडवेंचर के साथ साथ शांति भी है, खूबसूरत शाम के साथ साथ नई सुबह भी है। तो आइए अब आपको बताते हैं यहाँ के बजट के बारे में। तो यहाँ की जगह सस्ती भी है और महंगी भी हैं, यानी कि अगर आप शॉपिंग करने के मूड में आए तो यहाँ पे चीज़ें आपको नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ही महंगी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सामान को लाने ले जाने में तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर लाने ले जाने में, तो इसलिए उसका चार्ज भी बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा महंगी मिलती हैं यहाँ पे चीज़ें। बाकी अगर आप घूमने के मूड से आ रहे हैं तो घूमने के लिए यहाँ उतना महंगा नहीं होता। आप 5,000 के अंदर ही लगभग अपने दिल के जितनी सुकून चाहिए होता है दिल को उतना महसूस कर पाएंगे और आराम से पूरा घूम सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे हर एक चीज़ को। अब बात करें घूमने की तो यहाँ पे 2 दिन ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 1 सप्ताह भी आपको कम लगेंगे। अपनी बोरियत को दूर करने, अकेलेपन और तनाव को दूर करने के लिए बस पैक करें एक बैग और चल पड़ें इस सुहाने सफ़र पे। इस सुहाने सफ़र का आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब आपको वहाँ के बारे में हर एक चीज़ पता है, नहीं तो आपके इस सुकून को ग्रहण लगाने के वहाँ काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो आप लोगों को काफ़ी जगह ठग भी सकते हैं, बताएंगे ये वो। इससे बचने के लिए हम लोग ये ब्लॉग बनाते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप लोगों को भी पता होगा हर एक चीज़ वहाँ के बारे में, जिससे आपका हर पल वहाँ पे खुशनुमा बीतेगा। हम लोग वहाँ पे कई जगह घूमे थे, जिनमें से नैनी लेक, नैना देवी मंदिर और भी काफ़ी जगहें थी, पॉइंट व्यू वगैरह। तो ये ब्लॉग तो लगभग मुझे लगता है रास्ते रास्ते में निकलता जाएगा, लेकिन नहीं, इस ब्लॉग में हम लोग नैना देवी के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ही ब्लॉग को फिनिश की तरफ बढ़ाएंगे। तो बढ़ते रहते हैं अपने इस ब्लॉग के। ये हम लोगों का रास्ता था, टोटल 3.5 से पौने 4 घंटे लग गए थे, जो कि हम जाम में फंस गए थे, जिसको हम लोग मिनिमम 25 मिनट में ही आप लोगों को इतना सफ़र कवर करा दिए। फिर भी आप लोग इतना नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सफ़र का मज़ा देखने में नहीं, सफ़र का मज़ा तो चलने में आता है। चलिए आपको दिल्ली से यहाँ तक आने का रूट बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो आप बस स्टॉप पहुँचे, वहाँ से सीधा नैनीताल के लिए बस पकड़िए, जो तुम्हें आपको काठगोदाम में उतार देगी, जिसके बाद 36 किलोमीटर के लिए आपको एक सुमो गाड़ी ले जाएगी, जिसका किराया बस के किराए से ही जुड़ा होगा। बस आप पहुँच जाएंगे नैनीताल, सिंपल सा है। और वो गाड़ी आपको सीधा माल रोड पे छोड़ेगी, जहाँ पे पहुँचते आपको ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करा देगी कि आप नैनी लेक के आसपास ही आए। चंद कदम चलो और आपको सामने जो लेक दिखाई देगी वो होगी नैनी लेक, और उसको देखते ही आपकी सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। बस मन से आवाज़ आएगी कि स्वर्ग में आपका स्वागत है। सब टेंशन को छोड़ दो और अब इन पलों को दिल खोल कर एंजॉय करो। बाकी वहाँ ठहरने की व्यवस्था के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ आकर जू रोड में या मल्लीताल या तल्लीताल में अपने बजट के हिसाब से कमरा ले सकते हैं, जहाँ पर आराम से फ्रेश होकर अपने हर एक पल को जीने के लिए तैयार कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल लोग आके करते हैं। जो लोग यहाँ पे वीकेंड में आते हैं हनीमून में या घूमने में, किसी चीज़ के लिए भी आ सकते हैं, अच्छा प्लेस है घूमने के लिए वैसे। तो अब हम लोगों ने लंबी चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग अपना रास्ता कवर कर ही लिया था। कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुंचने वाले हैं डायरेक्ट नैना देवी के मंदिर में। उसी के सामने 2 पार्किंग हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी को पार करना पड़ेगा, जिसका 100 रुपये लगता है। 2 गांव पार कर चुके हो हम लोग, तो गाड़ी पार करने में 100 रुपये लगता है। और जैसे आप वहाँ नैनी लेक के इंटर करोगे तो 100 रुपये और लेते हैं वहाँ पे इंटर करने के लिए। वो किस चीज़ का चार्ज है वो तो हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन नगर निगम या कोई है जिसकी वजह से 100 रुपये का टैक्स लगता है वहाँ पे।
100 वो दो, उसके बाद पार्किंग का 100 रुपये दो के आराम से घूमो। बाकी वहाँ के पॉइंट व्यू को घूमने के लिए वहाँ की लोकल गाड़ियाँ चलती हैं। चलिए अब हम लोगों का सफ़र जल्दी से जल्दी अब ख़त्म ही होने वाला है, तो अब हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं नैना देवी मंदिर में और आपको दिखाते हैं नैना देवी के दर्शन, वहाँ पे स्थित नवग्रह और वहाँ की कहानी से रूबरू कराते हैं। नैना देवी का क्या इतिहास है, कैसे हुआ यहाँ पे नैना देवी का मंदिर का निर्माण, नैनी लेक की कहानी और भी बहुत कुछ। बाकी नैनीताल का सफ़र इतना सुहाना, इतना अच्छा रहा कि क्या ही बताएं आपको। जब भी आपको मौका लगे तो ज़रूर एक बार घूमने जाइए। कि ये देखिए नज़ारे, कितना मस्त व्यू आता है, आपको यहाँ से देखने को पता चलेगा। ये देखिए हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुके थे, लगभग बिल्कुल ज़रा सा बचा था यहाँ से। सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, इस वजह से शीशे की वजह से थोड़ा चमक आ रही थी। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखती रहेंगी आपको। चाय पानी नाश्ता के लिए आप चाहें तो रुक सकते हैं। बाकी हम लोगों ने तो ये ठान ही रखा था कि अब नाश्ता दर्शन के बाद ही करेंगे, तो पहले नैना देवी के दर्शन होंगे, उसके बाद ही चाय नाश्ता या जो भी होगा। हम लोग बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके थे हम लोग। आकाश भी एकदम क्लियर था, ब्लू ब्लू स्काई, ग्रीन ग्रीन पेड़। इस सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए नेचर का व्यू। इतने मस्त व्यू को देखने के बाद अब हम लोग अपनी गाड़ी को सीधा लगाते हैं पार्किंग में, और इतना लंबा इंतज़ार कराने के बाद आप लोगों को सीधा ले सकते हैं वहाँ नैना देवी के दर्शन के लिए। क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी कहीं नैना देवी पहुँच रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं, और अभी तक पहुँचे नहीं। सफ़र में घुमाए जा रहे तो अब सीधा चलते हैं नैना देवी के मंदिर के दर्शन के लिए और बताते हैं आपको कहानी। ये रहा मंदिर के बगल में एक गुरुद्वारा भी है सिख लोगों के लिए। तो आइए पहले मंदिर में आते हैं। मंदिर में घुसते हैं, ये चप्पल रखने के लिए अलग से बना हुआ है, तो वहाँ पे जूते चप्पल उतार देते हैं। प्रसाद पहले से ही हम लोगों ने ले लिया, बाहर प्रसाद की 2-3 दुकानें हैं वहाँ से। तो आइए चलते हैं, आपको नैना देवी के मंदिर के बारे में कहानियाँ बताते हैं, क्या माना जाता है यहाँ के। चारों ओर बजती हुई घंटियों की आवाज़ें जो कि कानों में मधुर रस सा घोल रही थी, जिन्हें सुनकर शरीर में एक एनर्जी सी आ रही थी और लग रहा था कि माँ आज हमें दर्शन ज़रूर देंगी। जल्दी जल्दी हम लोग प्रसाद लेकर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके थे और माँ को देखने ही बस ऐसा लगा कि मैं उसी जगह पे जम गया हूँ। बस एक टक आँखों में उन्हें ही नहीं आ रहा था। फिर किसी ने धक्का दिया तो पता चला कि मैं किसी मंदिर में हूँ और माँ के ख्यालों में खो गया हूँ। फिर हमने माँ की पूजा अर्चना की, नारियल लेके आए थे, नारियल चढ़ाया, धूप बत्ती अगरबत्ती चला के उनकी पूजा अर्चना की। ये देखिए अब आपको बताते हैं कि ये मंदिर हम लोगों की जो 64 शक्तिपीठें हैं उनमें से एक है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे माँ सती की आँख यहाँ पे गिरी थी। इस मंदिर के साथ भगवान शिव और नवग्रह भी विराजमान हैं। यहाँ पर मांगी हर मन्नत पूरी होती है। यह मंदिर नैनी लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस पवित्र मंदिर में देवी को उनकी 2 आँखों से दर्शाया गया है। आपको बता देते हैं कि 1880 में भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से निर्माण कराया गया था। देवी का यह मंदिर शक्तिपीठ में शामिल होने की वजह से यहाँ देवी से जुड़े कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को लंबी लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है। जब नवरात्रि का दिन होता है तब रहता है। हम लोग तो ऑफ सीजन में थे तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। नैना देवी में एक बड़ा पीपल का पेड़ है जहाँ पे पर्यटक आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। पीपल के पेड़ के पार हनुमान जी की भी एक मूर्ति स्थापित है, जिसका एक अच्छा सा मंदिर बन गया है, जो कि हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। अंदर के गर्भगृह के भीतर 3 देवताओं की मूर्तियां हैं। केंद्र में 2 आँखें हैं जो नैना देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाईं ओर माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश जी हैं। माँ नैना देवी का मुख्य मंदिर 2 शेर की मूर्तियों से घिरा है। अगर इतिहास की बात करते हैं तो कुषाण काल में भी नैना देवी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है।
15वीं ईस्वी में निर्मित नैना देवी मंदिर की मूर्ति एक भक्त मोतीराम शाह द्वारा 1842 में स्थापित की गई थी। 1880 में भारी भूस्खलन के बाद नैना देवी मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की गहरी आस्था की वजह से 1883 में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया था। बाकी नंदाष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह नंदाष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी की बहन नैनी देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है। अन्य पवित्र त्योहारों जैसे नवरात्र, चैत्र मेला आदि में भी नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग नारियल लेके आए थे, तो नारियल फोड़ने के लिए साइड में एक बाबा जी थे, उनसे फुड़वाया था। 10 रुपये का दान दिया था उन्हें। 3 लोग थे, तीनों लोगों ने उन्हें से फुड़वाया था। 10-10, 30 रुपये दिए थे। ये बजरंगबली का मंदिर जो हम आप लोगों को बता रहे थे, पीपल के पेड़ के दाईं ओर स्थित है। ये देखिए, वो भी बिल्कुल अच्छे से बना दिया गया है। चारों तरफ से कांच से ढक दिया गया है ताकि एकदम साफ सुथरा मंदिर। बाकी नैना देवी का मंदिर भी बीच में बना हुआ है। उसके बगल में 2 खंड का मंदिर बना हुआ है। ऊपर आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए, आप लोगों को इतिहास बता दिया, कहानी बता दी, सब कुछ बता दिया है। तब आप लोगों को दशावतार मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी लोग खूब फ़ोटो खींचते रहते हैं, क्योंकि ये देखिए व्यू कितना अच्छा रहता है। अब हम लोग चलते हैं दशावतार मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ क्या कारीगरी की गई, बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ ऊपर का, ये बिल्कुल अलग ही शोभायमान है। ये देखिए यहाँ पे भगवान शिव के दशावतार को दर्शाया गया है। उनके हर एक अवतार को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए उसके आगे लिखा गया है कि ये भगवान का कौन सा अवतार है। ये देखिए मंदिर, ये देखिए छत का डिजाइन कितना अनोखा, बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। लकड़ी से बना हुआ है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वहाँ से निकलते ही झील कुछ इस तरह दिखाई देती है। नैनी झील यहाँ पे एकदम कितने देख लिए, जैसा मूवियों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। आइए आप लोगों को बताते हैं नैना देवी मंदिर के आसपास देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके पास में सबसे पहले तो आप नैनीताल झील में बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप भोटिया मार्केट में नैना देवी मंदिर के पास ख़रीदारी भी कर सकते हैं। नैनीताल माल रोड मोमबत्तियों, फ्रिज, मैग्नेट, लकड़ी के सामान, चाबी की जंजीरों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा नैना देवी के पास बहुत सारे पर्यटक आकर्षण हैं। आप टिफिन टॉप, नैना पीक, स्नो व्यू पॉइंट और इको केव गार्डन जा सकते हैं। इन सबको में हम लोग विजिट करने गए थे, आप लोगों को दिखाएंगे आगे। ये देखिए यहाँ से झील बिल्कुल कैसे चमकती हुई देख रहे हैं। सूर्य की रोशनी पड़ती है, ऐसा लग रहा है जैसे तारे झिलमिला रहे हों। ये रियल का व्यू था, बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ पे बिल्कुल अगर आप खाने के लिए कुछ डालोगे ना, तो ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। अगर आपने खाने के लिए कुछ डाला है तो ढेर सारी मछलियाँ आप देखने मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। जब हम लोग बोटिंग करने जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेके जाएंगे और लेक के बीच में आप लोगों को दिखाएंगे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ पे। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों के दर्शन पूरे हो चुके हैं। तो हम लोग चाइना टाउन पहुँच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग नाश्ता करके नहीं चले थे, तो भूख तो बहुत ज़ोर से लग गई थी, पैसे लेट हो चुके थे। ये देखिए मेरे दोनों पार्टनर यहाँ पे मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं और देख रहे हैं क्या क्या ऑर्डर किया जाए। ये रहा मैं भी एक नज़र मारता हूँ क्या खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। मेन्यू कार्ड में देखा तो रेट लिस्ट इतनी ज़्यादा महंगी थी कि क्या ही बताएं। रियल ब्लॉगर लग रहे हैं। छोले भटूरे यहाँ पे 140-45 रुपए के आसपास थे, सिर्फ 2 भटूरे और छोले। लेकिन जब वो आए थे ना, तो भटूरा इतना बड़ा साइज़ में था कि क्या ही बताएं। तो अब खाने का वीडियो तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया नहीं था, क्योंकि वैसे इतना लेट हो गया था। तो अब हम लोग खाना खा के निकल चुके थे। एक्चुअली नाश्ता कहो या खाना खाओ, क्योंकि 11-12 तो बज ही रहा था। यहाँ पे भूख लगी थी, तो एक तरीके से लंच हो चुका था हम लोगों का। और हम लोग यहाँ से निकल आए थे। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान है, उसके बगल में उस साइड में पार्किंग है।
और यहाँ से हम लोग व्यू पॉइंट देखने के लिए चल चुके थे। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट के लिए यहाँ की लोकल गाड़ियाँ जाती हैं, बाकी आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं जो बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी से चलिए, मैं आप लोगों को घुमा लेता हूँ। कुछ रुपए लेते हैं, कितने लेते हैं पता नहीं, बाकी हम लोगों को तो यहाँ की गाड़ी से जाना था। तो यहाँ पे नॉर्मली अल्टो गाड़ियाँ ही चलती हैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस रहती हैं, जो आपको सारे व्यू पॉइंट कवर करते हुए दिखाती हैं। और दूसरी जगह अच्छी लगी वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, लेकिन आप कम कराते जाओगे तो काफ़ी कम हो जाता है। हम लोगों ने व्यू पॉइंट कवर किए थे, सिर्फ 700 या 800 के आसपास लिए थे, 700-800 रुपये में ही पूरे सारे व्यू पॉइंट कवर किए थे। तो व्यू पॉइंट के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कौन कौन से व्यू पॉइंट गए थे। लगभग हम लोगों ने सारे कवर किए थे वैसे। उसके बाद नहरी लेक में आके कैसे वोटिंग करनी है, आपको बैटिंग में ऐसे ही नहीं चले जाना, कौन सी वोटिंग करनी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एंजॉय करना है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों के साथ बने रहिएगा। वैसे इस ब्लॉग में ज़्यादातर हम लोग आप लोगों को सिर्फ सफ़र ही दिखाते रहे, लेकिन अगले ब्लॉग में हम आप लोगों को गारंटी देते कि सफ़र ही नहीं, कुछ रोमांचक भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि ढेर सारे व्यू पॉइंट रहेंगे अपने। और उसके बाद बोटिंग, और बोटिंग में क्या क्या मज़े किए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सीताराम।